का मामला हो, जैसे आपने देखा था कि चेसायर होम रोड में कैसे छवि रंजन फंसे जमीन के मामले में। आप जैसे ही दक्षिणी छोटा नागपुर से उत्तरी छोटा नागपुर में जाते हैं तो बड़का गांव आपको वहां वेदना पीड़ा से दिखेगा। आप जैसे ही थोड़ा हजारीबाग से आगे कोडरमा में जाएंगे तो बांझेडी प्लांट के लोग आपको दिखेंगे। आप हजारीबाग से चतरा जाएंगे तो टंडवा के लोग आपको परेशान दिखेंगे। आप चतरा से बरही आएंगे तो वहां पर जियाडा की भूमि पर आपको लोग परेशान दिखेंगे। आप चले जाइए संथाल में, वहां पर आपको परेशान दिखेंगे। आप चले जाइए पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा के जंगलों में तो वहां आपको उषा मार्टिन, तो वहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का प्लांट दिखेगा, आयरन ओर का। आप चले जाइए जादूगोड़ा में तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रेडिएशन से लोग परेशान है। आप चले जाइए धनबाद और झरिया में, वहां पर जमीन के नीचे लोग दब करके मर जा रहे हैं। ये स्थिति है झारखंड के भीतर। आप चले जाइए खलारी, वहां पर देखिए क्राइम की कितनी स्थिति बढ़ी हुई है। तो आप अगर झारखंड के चारों बगल घूमते हैं 24 जिलों में, 5 प्रमंडलों में, तो हर तरफ आपको एक बेबसी का आलम दिखेगा। एक दिखेगा कि यहाँ पर लोग बहुत पीड़ा में है, बहुत वेदना में है, उनका जमीन ले लिया गया है, रोजगार नहीं मिला है, विस्थापन से परेशान है, पुनर्वास की कोई पॉलिसी नहीं है। ये पूरी एक दुर्दशा है। तो 23 सालों में आप कहते हैं कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को एक बार आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आकलन करने की जरूरत है। ये सारा जमीन एक दिन में अधिग्रहण नहीं हुआ, ना सिर्फ एक दिन में हेमंत सोरेन जी ने करा दिया। इसलिए ये दोष सबों पर मानना चाहता हूं कि इस राज्य को सबों ने मिलकर के लूटा है और इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सों को सिर्फ लूट करके अपनी झोलियां लोगों ने भरा। इसलिए झारखंड की ये हालत। जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ जेबी केसेस के एक ऐसे सक्रिय नेता मौजूद हैं जो हमेशा अपने बोलने के शैली से वायरल रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। सबसे पहले संजय भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सफर सच को मैं अपना साधुवाद देना चाहता हूं, कि आपकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि लगातार इस आंदोलन के दौरान आप जैसे पत्रकारों ने इस आंदोलन को कवर किया और मुख्यधारा की मीडिया ने जिस तरीके से हम लोगों को दरकिनार किया और आप लोगों ने स्थान दिया और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, इसके लिए आपका आभार, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा सवाल का सिलसिला एकदम शुरुआत से रहेगा और एकदम जो कहते हैं पूरा निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे आपके साथ मिल करके। सबसे पहला सवाल रहेगा, अभी जो मुद्दा जारी है कंटिन्यू, आप 1932 का डंका बजा रहे हैं, लागू होना चाहिए झारखंड में, उसके साथ साथ एक विरोध मंच भी आ गया है आप लोगों का। अब आप कैसे देखते हैं इन सबको? देखिए, ये इंडियन डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है, ये भारतीय लोकतंत्र का एक कह सकते हैं कि बहुत सुंदर स्वरूप है कि हर व्यक्ति को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है और हर व्यक्ति को लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता से अपनी मांगों को मनवाने का एक अधिकार है, या फिर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग विरोध मंच बनाए हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, उनको एक बार ये कहना चाहेंगे कि एक बार संविधान के अनुच्छेद 371D को पढ़ने के लिए उनसे कहिए, उनसे संविधान की 9वीं अनुसूची को पढ़ने को कहिए। और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक कौशल का, आपकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय तब होता है जब आप कहते हैं कि हम झारखंडियों के इन मांग के साथ खड़े हैं, क्योंकि झारखंडियों की मांग जायज़ है और हम एक बिहारी होने के नाते, या फिर एक उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते, या फिर एक मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते, या देश के किसी भी राज्य के होने के नाते हम झारखंड में निवास कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। लेकिन एक गैर झारखंडी होने के नाते झारखंडियों के इस मांग के प्रति हमारी सहमति है और हम इन लोगों के साथ कदम ताल करने को तैयार हैं। तो आपके राजनीतिक कौशल और आपके राजनीतिक बुद्धिमत्ता का एक बेहतर परिचय मिलता। लेकिन आप लोगों ने विरोध करके अपनी एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। इसलिए उन लोगों को कहना चाहेंगे, एक बार थोड़ा संविधान को पढ़ेंगे फिर से और एक बार पूरे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इस पर भी मेरा ऐतराज नहीं है, वो बिल्कुल विरोध करें, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह करके करें और एक बार संविधान के तमाम मूल्यों को, तमाम अनुच्छेदों को पढ़ लें, उसके बाद विरोध करें। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप लोग लगातार छात्रों के भी आंदोलन को देखते आ रहे हैं। अभी जिस तरह का घोटाला हुआ है, वो चाहे पीजीटी हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे अन्य तमाम एग्जाम्स हो, उसके विषय में आपकी क्या राय है? चूंकि झारखंड में आए दिन घोटाला और गड़बड़ी होते रहता है एग्जाम्स में। देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं झारखंड के भीतर। अगर विश्व में अगर कुछ ऐसा एक तैयार किया जाए डेटाबेस कि पूरी दुनिया में अगर कोई संस्थाओं में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो वो कहाँ है, तो आप पाएंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी में है। मैं जेएसएससी पर आता हूँ। आपने देखा कि जब पीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ, रिस्पॉन्स की नहीं दिया गया, ABCD में आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर दिया था, ये रिस्पांस की एग्जामिनेशन के बाद, रिजल्ट के बाद आपको जानने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि लैब असिस्टेंट की जब परीक्षा हुई उसमें भी रिस्पांस की नहीं दिया गया। आपने देखा नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा हुई, उसमें क्वेश्चन बुकलेट का सील टूटा हुआ था। अलकुसा में जब इसका विरोध दर्ज कराया गया तो बच्चों को वहां पर कमरे में बंधक बना लिया गया। आपने देखा होगा कि उसमें सीरियल नंबर नहीं था, क्वेश्चन बुकलेट में मार्कर से लिखा गया था। आपको इससे पहले भी बताते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी बिल्सिस इन्फोटेक, जिस पर जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोप लगा था। और झारखंड में अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। बीएड डीएलएड किए हुए लोग जो हैं इंतजार में हैं कि जेटेट की परीक्षा होगी, हम लोग नौकरी। जेपीएससी 11th का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। सीजीएल की तारीख दिसंबर में चली गई है। मैं ये सारे इसलिए गिना रहा हूं
क्योंकि ये देखिए कि झारखंड के भीतर जो नौजवान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार यहां पर ये चाह रहे हैं कि एक अदद नौकरी हासिल करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए, आप उनके सपनों का कत्ल कर रहे हैं, आप उनके सपनों का दफन कर रहे हैं। क्योंकि आपने ये कैलेंडर जारी किया था कि हम इस साल इतनी नियुक्तियां लेंगे, ये हमारी परीक्षा की तारीख होगी, ये परिणाम का तारीख होगा, ये हमारा इंटरव्यू का तारीख होगा, ये मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन ये सारा कुछ फेल हो गया। अब जब हम लोग देख रहे हैं सामने, तो घबराहट हो रही है कि सामने लोकसभा का चुनाव है, सरकार उसमें बिजी हो जाएगी। फिर उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव है, सरकार उसमें बिजी हो जाएगी। आपने अभी तक परीक्षाओं का सही से नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, नियमावली आपके पास नहीं है, सही से विज्ञापन नहीं है, आरक्षण रोस्टर नहीं है, ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पा रहे, 27% रिजर्वेशन का ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। तो इतनी नीतिगत खामियों के बावजूद, इतने देर होने के बावजूद अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, केस मुकदमा कर रहे हैं। आप इनकी बात तो सुनिए कि यह क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी राय यही है इस मुद्दे पर कि सरकार तत्काल सभी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करे, जितनी भी बैकलॉग वैकेंसी है उसको पूरी करे, और जो सीजीएल की बात है, चाहे वो हमारे शिक्षक नियुक्ति का मसला हो, चाहे झारखंड में जितने अनुबंध पर कर्मी हैं उनको समायोजन करने की बात थी जिनका 10 साल हो गया, ऐसे सभी बिंदुओं पर सरकार को चिंतन करना होगा, सरकार को मनन करना होगा, नहीं तो ये आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। क्या संजय मेहता अगर यदि सरकार में आता है तो क्या बच्चों से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब में आप लोग इसी तरह का कोताही बरतेंगे कि कुछ अच्छा से काम वाम करेंगे? देखिए, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि आपने पॉलिसी क्या बनाया, और पॉलिसी बनाने से पहले आपके पास क्या प्लानिंग थी, और प्लानिंग के बाद आपके पास एग्जीक्यूशन का क्या मॉडल है। इस सरकार के पास और पूर्ववर्ती सरकार के पास भी ये दिक्कत ये रही कि पूर्ववर्ती सरकार ने 1985 के आधार पर स्थानीय नीति बनाया, विवाद पैदा हुआ। इस सरकार ने एक कोशिश की 1932 और खतियान के आधार पर बनाने की, राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। 60-40 की नियोजन नीति आई, उस पर भी विरोध दर्ज हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसी नीति यहाँ पर बनानी होगी जिस पर यहाँ के लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं, या फिर जो मामला हाईकोर्ट में जाकर के लटक रहा है, इसका 2 सॉल्यूशन का रास्ता हो सकता है, जो मुझे लगता है, चूंकि जो संवैधानिक तौर पर इसका रास्ता निकालना होगा। क्योंकि आर्टिकल 14 जिसमें समानता का अधिकार की बात है, इसी का हवाला देकर के बार बार यहाँ के तमाम नियमावली को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि आर्टिकल 14 सभी को समानता का अधिकार देता है, ये अवसर की समानता की बात है, दूसरे के अवसर को कुचल दिया जा रहा है। इसलिए यह स्थानीय नीति अगर खतियान के आधार पर बनेगी तो झारखंड में जो दूसरे गैर खतियानी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, इसी बुनियाद पर यहाँ का विधेयक रिजेक्ट होता है। इसमें ये एक पहलू देना होगा कि अगर झारखंड बनी थी तो झारखंड बनने के पीछे की जो पृष्ठभूमि रही थी वो ये था कि दक्षिण बिहार के इलाके के लोग गरीब हैं, यहाँ पर आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, इनका उत्थान नहीं हो पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार सीधे तौर पर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 90% झारखंडियों के लिए रिजर्वेशन लेकर के आए, और एक ऐसी स्थानीय नीति बनाए जो खतियान आधारित हो, और जो 1932 के खतियान को आधार बनाए, और उसके बाद 1932 के पूर्व के खतियान और 1932 के पश्चात के जो भी खतियान है, या जिला आधारित अंतिम सर्वे, चाहे 1954 हो, 1964 हो, या अंतिम सर्वे हो, इसको लेकर के एक समग्र खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई जाए, नियोजन नीति बनाई जाए, और उसके बाद नियुक्तियां प्रारंभ की जाए। खतियान आधारित आप लोग बोल रहे हैं बार बार, खतियान क्या वाकई लागू हो पाएगा क्या? 1932 आप लोग रट लगाए हैं, इससे पहले भी सरकार आई और गई, वो भी प्रयास किए, और अभी वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने भी प्रयास किया, ये आप भी देखे होंगे, हम सभी देखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज 1932 धरातल पर नहीं है। जी, ये बिल्कुल लागू हो सकता है। इसको मैं बताता हूँ ये कैसे लागू हो सकता है। जैसे एक बात को आप समझिए, अगर आप संविधान की 9वीं अनुसूची को देखेंगे तो सीएनटी का जो कानून है वो 9वीं अनुसूची का कानून है, और वो कानून आप देख रहे होंगे कि राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती है, उसको संशोधन की उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए रघुवर दास की सरकार गिर गई थी। इस सरकार ने क्या कोशिश किया था कि हम बना रहे हैं यहाँ की स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो गया ही नहीं, यहीं पे रिजेक्ट हो गया। मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर 2 बिंदुओं पर बहस छेड़ना चाहिए कि झारखंड की स्थानीय नीति को, या तो नियोजन नीति को यहाँ के 9 शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए, या फिर जिस तरीके से 371 में देश के अलग अलग राज्यों को एक प्रावधान दिया गया आरक्षण का, ठीक उसी तरीके का प्रावधान झारखंड के लिए किया जाए। और चूंकि आपने देखा होगा कि 371D में अगर आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया तो ये झारखंड के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये एक इतना बड़ा पहलू है कि इसमें राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और ये मसला झारखंड के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये रहा है कि झारखंड के जो मसले हैं यहाँ के स्थानीय नीति, नियोजन नीति के, ये राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। बिहार में कुछ होता है, तुरंत रेल रोकते हैं, एक राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनता है। मणिपुर में कुछ होता है, राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनता है। नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में कुछ होता है, कोलकाता में होता है, बंगाल में होता है, एक राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनता है। लेकिन झारखंड के साथ दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का कोई भी मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा नहीं बनता। या उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? आप लोग लगातार सालों साल से इस चीज पे काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपने देखा होगा कि झारखंड में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो धर्म से जुड़े थे, वो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पर गए। आपने गौर किया होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी झारखंड के भीतर। चूंकि देश में जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है, जो नोएडा की मीडिया है,
वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ एक तरीके से झुकी हुई प्रतीत होती है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वैसे मुद्दे जो केंद्र सरकार को फ़ायदा पहुँचा सकता है, जो धर्म से जुड़े मसले हों, उन मुद्दों को नेशनल मीडिया तुरंत कैच करती है अगर झारखंड से संबंधित होता है। लेकिन ठीक मतलब एक तरह से आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया का साथ साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के मुद्दों पर, झारखंड के पॉलिसी के मसले पर जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है, जो बड़े मीडिया घराने हैं, जो कह सकते हैं कि अडानी के गोदी में खेलते हैं, मोदी जी के गोदी में खेलते हैं, वो लोग झारखंड के मुद्दे नहीं उठाते हैं। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। बहुत बेबाकी से और बहुत सच के साथ, बहुत फैक्ट के साथ इस बात को कह रहा हूं। अच्छा, नो डाउट संजय मेहता एक कद्दावर नेता है विपक्ष के झारखंड में वर्तमान में। अच्छा, अभी तक का जो कार्यकाल रहा है झारखंड का, उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट आप मुख्यमंत्री किसे मानते हैं नीति और नियम के मामले में? देखिए, बेस्ट तो किसी को नहीं कह सकते हैं। पिछले 23 सालों में झारखंड के भीतर आप गौर करेंगे, मुझे लगता है कि 15 नवंबर बहुत नज़दीक है, झारखंड 23 साल का होने जा रहा है और बिरसा मुंडा जी की जयंती है। आप देखिए कि मोदी जी आ रहे हैं उस दिन, और आपने कहा है कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री, लेकिन मैं पहले प्रधानमंत्री जी पर आना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने जमीन अधिग्रहण के मसले हैं, कोयला खनन की परियोजनाएं जितनी हैं, अडानी को कोल ब्लॉक देने की मामला है या फिर गोड्डा पावर प्लांट का मामला है, तमाम जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है, ये सब एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मसला है। लेकिन चूंकि सामने छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, 17 तारीख को वोटिंग है, वहाँ 15 तारीख को हमारी जयंती है, बिरसा मुंडा जी की जयंती है, तो वो आकर के यहाँ जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड के वैसे मसले, जिन मसलों पर लगातार यहाँ के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार इन पर गोलियां चल रही हैं, लगातार भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्राम सभा के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, उस पर कहाँ पर से जो केंद्र का कोयला खनन मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय हो या खनन मंत्रालय हो, क्या इन विषयों पर गंभीरता दिखाता है? नहीं दिखाता है। आपने कहा कि झारखंड में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? आप देखिए, यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर शिबू सोरेन जी भी रहे, मधु कोड़ा जी का काल आप लोगों ने देखा है। इससे पहले भी हेमंत सोरेन जी रहे थे, इससे पहले रघुवर दास जी रहे थे। रघुवर दास जी ने 1985 का स्थानीय नीति बनाया। इन्होंने तो 1932 को बनाने की कोशिश की, वो रिजेक्ट हो गया। कुल मिलाकर झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का, यहाँ के कॉरपोरेट लोगों का और यहाँ के नौकरशाहों का कि ऐसी गिद्ध की निगाहें हैं कि जो भी सत्ता में आकर के सिर्फ लूटना चाहता है। इस वक्त हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में बात कर रहे हैं। ये साउथ छोटा नागपुर का इलाका है। साउथ छोटा नागपुर के इलाके में देखिए कि किस स्तर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे राजधानी रांची का सचिवालय हो, चाहे फिर आसपास में कोई पत्थर खनन का मामला हो, चाहे या जमीन का मामला हो। जैसे आपने देखा था कि चेसायर होम रोड में कैसे छवि रंजन फंसे जमीन के मामले में। आप जैसे ही दक्षिणी छोटा नागपुर से उत्तरी छोटा नागपुर में जाते हैं तो बड़का गांव आपको वहाँ वेदना पीड़ा से दिखेगा। आप जैसे ही थोड़ा हजारीबाग से आगे कोडरमा में जाएंगे तो बांझेडी प्लांट के लोग आपको दिखेंगे। आप हजारीबाग से चतरा जाएंगे तो टंडवा के लोग आपको परेशान दिखेंगे। आप चतरा से बरही आएंगे तो वहाँ पर जियाडा की भूमि पर आपको लोग परेशान दिखेंगे। आप चले जाइए संथाल में, वहाँ पर आपको परेशान दिखेंगे। आप चले जाइए पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा के जंगलों में तो वहाँ आपको उषा मार्टिन, तो वहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का प्लांट दिखेगा, आयरन ओर का। आप चले जाइए जादूगोड़ा में तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रेडिएशन से लोग परेशान हैं। आप चले जाइए धनबाद और झरिया में, वहाँ पर जमीन के नीचे लोग दब करके मर जा रहे हैं। ये स्थिति है झारखंड के भीतर। आप चले जाइए खलारी, वहाँ पर देखिए क्राइम की कितनी स्थिति बढ़ी हुई है।